उन्हें नेहरू जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। इतिहास में दर्ज हो गया भदनेश्वर शरण सिंह। संगठन टूट चुका था। जोगी, शुक्ल और दूसरे गुटों में बटी कांग्रेस अपनी पहचान खोने लगी। प्रदेश कांग्रेस को मिला एक संजीवनी और इन्हीं दिनों नंद कुमार पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे टीएस सिंहदेव। फिर आई परिवर्तन यात्रा। यहाँ उम्मीद का संदेश था। एक टूटे हुए संगठन के लिए जीवन रेखा थी। योजनाएं बनाई गई, योजनाएं तैयार हुई और हर यात्रा से पहले सिंहदेव जमीन पर उतरे। लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि राजनीतिक किस्मत की लिखावट भी होती है। लेकिन सिंहदेव रुके नहीं। उन्होंने उसी सपने की मशाल उठाई जिसे नंद कुमार पटेल जलाना चाहते थे। और फिर शुरू हुआ वह सफर जो राजनीति की किताबों में दर्ज होना चाहिए। दिन रात की मेहनत के बाद बना एक जन घोषणा पत्र। 2018 में कांग्रेस की वापसी हुई। सिंहदेव मंत्री बने, लेकिन लोग कहते हैं कि कुर्सी का दुख सिंहदेव से ज्यादा किसी ने नहीं समझा। कुछ कलेक्टर जो कभी सिंहदेव के आदेश पर खड़े हो जाते थे, अब कान बंद कर बैठे थे। तीनों की रस्साकशी के बाद पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज हम एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जो इतिहास की धूल भरी किताबों से निकलकर आज की राजनीति गलियों तक गूंजती है। कहते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, यहाँ रिश्ते, वफादारी, संघर्ष और किस्मत की वह इबारत है जहाँ हर ऊंचाई के पीछे छिपी होती है एक ऐसी कहानी जो अक्सर रोशनी में नहीं आती। एक बार की बात है, इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक विशाल रैली आयोजित थी। मंच तैयार था, भीड़ उमड़ रही थी और सड़कों में स्वागत के नारे गूंज रहे थे। तभी एक खुली छत वाली लाल स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से नेहरू जी के काफिले के बगल से निकल गई। नेहरू जी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी रैली में ऐसी ही कार चाहिए। आदेश गया, खोज शुरू हुई और पता चला कि वह कार एक युवा छात्र की है। छात्र का नाम था भदनेश्वर शरण सिंह। गाड़ी मंगाई गई, रैली हुई और रैली के बाद डिनर। लेकिन उस रात्रि भोज में उस गाड़ी के मालिक को निमंत्रण नहीं गया था। नेहरू जी ने कहा, उनके आने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रशासन भागा, पता चला कि वह सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहा था। सिनेमा रुकवाया गया। घोषणा हुई कि किसी भदनेश्वर शरण सिंह से अनुरोध है कि वह बाहर आए। और इतिहास की धारा मोड़ने वाले उस क्षण में उन्हें नेहरू जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। बातचीत हुई, सम्मान मिला और इतिहास में दर्ज हो गया भदनेश्वर शरण सिंह का नाम। और यही वह व्यक्ति थे जिनका बेटा आगे चलकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का वह चेहरा बना जिसे आज दुनिया टीएस सिंहदेव के नाम से जानती है। समय बढ़ता गया, भारत बदला, राज्य बने, सत्ता बदली। 2003 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और प्रदेश में पार्टी के लिए अंधेरा सा छा गया। संगठन टूट चुका था। जोगी, शुक्ल और दूसरे गुटों में बटी कांग्रेस अपनी पहचान खोने लगी। राजनीति का जहर फैल चुका था और किसी को नहीं पता था कि पतवार कौन संभालेगा। तभी प्रदेश कांग्रेस को मिला एक संजीवनी, नंद कुमार पटेल। उनके नेतृत्व में बिखरा हुआ संगठन फिर से एक होने लगा। जिम्मेदारियां बांटी गई। बस्तर और सरगुजा में नए चेहरों को अवसर मिला और इन्हीं दिनों नंद कुमार पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे टीएस सिंहदेव। धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से पटेल और सिंहदेव कांग्रेस की नसों में फिर से ताकत भरने लगे। फिर आई परिवर्तन यात्रा। यहाँ सिर्फ यात्रा नहीं थी, यहाँ उम्मीद का संदेश था। एक टूटे हुए संगठन के लिए जीवन रेखा थी। इसकी कमान मिली टीएस सिंहदेव को। योजनाएं बनाई गई, योजनाएं तैयार हुई और हर यात्रा से पहले सिंहदेव जमीन पर उतरे। सड़कें, मंच, कार्यकर्ता, संदेश, हर बिंदु पर उनकी पकड़। यह यात्रा धीरे धीरे कांग्रेस के लिए विश्वास का प्रतीक बनती गई। लोग फिर से जुड़ने लगे। संगठन की धड़कन वापस लौट रही थी। लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि राजनीतिक किस्मत की लिखावट भी होती है। ठीक उसी समय जब कांग्रेस फिर से खड़ी हो रही थी, तब झीरम घाटी में वहां दर्दनाक हमला हुआ जिसने पार्टी को फिर से बिखेर दिया। नंद कुमार पटेल शहीद हुए और प्रदेश फिर से मायूसी में डूब गया। लेकिन सिंहदेव रुके नहीं। उन्होंने उसी सपने की मशाल उठाई जिसे नंद कुमार पटेल जलाना चाहते थे। विपक्ष में रहते हुए सिंहदेव गांव-गांव पहुंचे, कभी धूल भरे रास्तों से, कभी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से। लोग कहते हैं कि उस दौर में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ गांवों में किसी नेता का चेहरा देखा जाता था तो वह अक्सर सिंहदेव का ही होता था। चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी दी, जन घोषणा समिति का अध्यक्ष। और फिर शुरू हुआ वह सफर जो राजनीति की किताबों में दर्ज होना चाहिए।
सिंहदेव का विमान पूरे प्रदेश की तरफ उड़ चला। चौपालें लगी, छोटे गांवों में, शहरों में, नुक्कड़ों पर, गलियों में लोग बोले और उनके साथ चले। शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट जो हर शब्द, हर पीड़ा, हर मांग को तुरंत नोट करते हैं। दिन रात की मेहनत के बाद बना एक जन घोषणा पत्र जो जनता की आवाज था, जनता की उम्मीद थी। हाईकमान ने मुहर लगाई और फिर जनता ने अपना फैसला सुनाया। 2018 में कांग्रेस की वापसी हुई। वह जीत जो सिर्फ जीत नहीं थी, वह उन सपनों की वापसी थी जिन पर बरसों से धूल जमी हुई। लेकिन कहानी यहाँ से पलटती है। सरकार बनी लेकिन सिंहदेव मुख्यमंत्री नहीं बने। कुर्सी मिली भूपेश बघेल को, सिंहदेव मंत्री बने, लेकिन लोग कहते हैं कि कुर्सी का दुख सिंहदेव से ज्यादा किसी ने नहीं समझा। हाईकमान ने उन्हें समय समय पर दूसरे राज्यों में संकट समाधान के लिए भेजा। जहां गए कामयाब हुए, संकट मोचन कहे जाने लगे। लेकिन धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में तस्वीर बदलने लगी। आरोप लगे, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, फाइलें अटकने लगी, प्रभार मिले लेकिन काम कम। कुछ कलेक्टर जो कभी सिंहदेव के आदेश पर खड़े हो जाते थे, अब कान बंद कर बैठे थे। अफवाहें उड़ी, पार्टी विरोधी नेता कहा जाने लगा। कभी कभी तकलीफ सिर्फ शब्दों से नहीं, नजरअंदाजी से भी होती है। विधानसभा के दौरान वहां एक दिन अचानक सत्र छोड़कर चले गए और कमरे में बैठकर कहा, शायद अब चुनाव भी ना लड़ूं। यह शब्द सिर्फ वाक्य नहीं थे, एक थके हुए मन का बोझ था। राजनीतिक गलियों में अफवाह फैलने लगी कि भूपेश बघेल अपनी संख्या बल से सिंहदेव का ग्राफ गिरा रहे हैं। कहा जाता है कि जिसने पार्टी को आर्थिक ताकत दी, जिस पर संगठन ने भरोसा किया, वह नेता धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा। अंततः दबाव, संघर्ष और उम्मीद तीनों की रस्साकशी के बाद पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी, छवि धुंधली हो चुकी थी। सिंहदेव मजबूत थे लेकिन लोगों की नजर में उन्हें कमजोर दिखा दिया गया था और 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहां हार सिर्फ एक सीट की नहीं थी, वहां हार इज्जत, संघर्ष और उम्मीद का बोझ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ हारें ताज उतार देती है और कुछ हारें इंसान को ताज से बड़ा बना देती है। टीएस सिंहदेव की कहानी में किसी कुर्सी के गिरने की आवाज से ज्यादा ऊंची उनके संघर्ष की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इतिहास यह तय नहीं करता कि कौन मुख्यमंत्री बना, इतिहास यह तय करता है कि किसने राजनीति को सिर्फ राजनीति नहीं, जिम्मेदारी भी समझा। आज लोग कहते हैं कि बाबा हार गए, लेकिन शायद लोग यह भूल जाते हैं कि जीत हमेशा सत्ता से नहीं होती। कभी कभी जीत उस विश्वास से होती है जिसे लोगों के दिलों में जगह मिल चुकी होती है। हो सकता है कि सिंहदेव आज सत्ता में ना हो सकता है मायूसी के बादल फिर उनके आसमान पर छाए हों, लेकिन राजनीति में मौसम हमेशा स्थायी नहीं होते। बरसातें लौटती है और बंजर जमीन पर फिर से हरियाली उग जाती है। आज सवाल यह नहीं कि सिंहदेव क्यों हारे, आज सवाल यह है कि क्या राजनीति कभी उनके योगदान की कीमत चुका पाएगी। क्या वह घोषणा पत्र जो जनता की आवाज से बना था आज भी लोगों की उम्मीद में दर्ज है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिंहदेव का सफर खत्म हुआ या यह सिर्फ एक विराम है जिसके आगे राजनीति का इतिहास फिर एक दिन वही लिखेगा जो जनता चाहेगी और जो समय तय करेगा। तब तक के लिए अब मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़।